हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी हो सके उन सभी को कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। आप लोग उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास, गुप्त साम्राज्य। इससे पहले जो कुछ भी एंशियंट हिस्ट्री से टॉपिक बन सके उन सभी को कवर कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में हुआ था, ठीक है ना। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था, वो भी कौशाम्बी में हुआ था, ठीक है। आगे जानते हैं श्रीगुप्त के बारे में। जानते हैं श्रीगुप्त कौन थे, इनके बारे में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे, ठीक है ना। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। इसने 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। जो श्रीगुप्त थे इन्होंने 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किए। इसने महाराजा की उपाधि भी धारण की। जो श्रीगुप्त थे इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। श्रीगुप्त थे, उनके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो घटोत्कच। घटोत्कच का शासनकाल था 280 से लेकर 320 ईस्वी तक, ठीक है ना। घटोत्कच का शासनकाल कब से कब तक था, तो 280 से लेकर 320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो श्रीगुप्त से हमें इतना ही जानना है। आगे जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। जो गुप्त वंश का प्रथम जो महान सम्राट हुए वह चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में बैठे, ठीक है ना। घटोत्कच के बाद यही राजगद्दी पे बैठे 320 ईस्वी में। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। जो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे यह विवाह किए। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। जो श्रीगुप्त थे उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 और 320 के बीच में किया, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है कि गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इनके बाद गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त प्रथम बैठे, उनका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। तो जानते हैं आगे समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त से हमें इन्हीं पॉइंट को जानना है। इन्हीं से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग एक बार और इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर किए हैं। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। जो समुद्रगुप्त थे वह 335 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठे। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। जो आर्यावर्त थे उनके 9 शासक को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इन्होंने पराजित किया समुद्रगुप्त ने। इन्हीं वजह के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। जब यह आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित कर दिए, तभी से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। इसने अश्वमेधकर्ता और विक्रमांत की उपाधि धारण की, ठीक है ना। जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं, इनके बारे में और अच्छी तरह से जानते हैं। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त थे उन्हें कविराज भी कहा जाता है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त विष्णु धर्म के उपासक थे। जो समुद्रगुप्त थे वह विष्णु धर्म को माना करते थे, उन्हीं के उपासक थे। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। वह संगीत को ज़्यादा पसंद करते थे जो समुद्रगुप्त थे, उसीलिए उन्हें समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा गया है। इसका परिमाण भी हमें मिला है। सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए चित्र दिखाया गया है। जो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए चित्र पर दिखाया गया है।
इन्हीं से पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वह संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। ये मोस्ट बीवीआई है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन थे। ठीक है ना, हरिसेन। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने बैठा। तो आगे जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। समुद्रगुप्त से हमें इन्हीं सब पॉइंट को जानना था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वह 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया। जो मालवा के शक शासक थे और गुजरात के उन्हें हरा दिया, और शक विजय के उपलक्ष्य में उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है ना, जो मालवा और गुजरात के शक शासक थे उन्होंने हरा दिया, और उसके उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राजा ने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। मोस्ट वीवीआई। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री जो थे फाहियान वह भारत आए थे। कहाँ के थे, तो चीन के थे। ठीक है ना, बौद्ध यात्री। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और इनके बारे में अच्छी तरह से। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, शक पे विजय प्राप्त कर लिए तो उन्हीं के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और पूरे राज दरबार में भी बंटवाए थे। इसके शासनकाल में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। जो पाटलिपुत्र थे और उज्जैनी यही विद्या का प्रमुख केंद्र था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान थे, तो 9 विद्वान थे, जिन्हें 9 रत्न भी कहा जाता है। उनमें से कुछ का जानना है, सभी के बारे में हमें नहीं जानना है क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस हमें जानना है उनके दरबार में कालिदास, अमर सिंह आदि यही सब रहा करते थे। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। उनमें से ये थे कालिदास थे और अमर सिंह थे। बस आपको 2 ही के बारे में अच्छी तरह से जानना है और याद भी रखना है कि कालिदास किसके दरबार में विद्वान थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुआ। जो कुमारगुप्त प्रथम थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ। मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम राजगद्दी पे बैठे। तो आगे बढ़ते हैं और कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, इनसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने 415 से 454 ईस्वी तक शासन किए। कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम जो थे वह 415 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो कि नालंदा में स्थित है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। जो स्कंदगुप्त थे वह कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कई छोटे छोटे शासक हुए। ठीक है ना, जो कि अयोग्य थे, उनके बारे में हमें पढ़ना भी नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किए जिनके बारे में हम लोग पढ़ सकें। तो अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुआ। सबसे अंतिम गुप्त शासक कौन हुए, तो विष्णुगुप्त जो थे वह सबसे अंतिम शासक थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्तकालीन रचनाएं एवं उनके लेखक, ये आपको पूछे जाते हैं। गुप्तकालीन रचनाएं और उनके लेखक, किन्होंने क्या लिखा था, तो कालिदास के बारे में जानते हैं। इन्होंने बहुत से पुस्तक लिखे थे, लेकिन हमें 4 के बारे में ही जानना है। ठीक है, यही मोस्ट वीवीआई है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखे थे, रघुवंश लिखे थे, मेघदूतम लिखे थे
और मालविका अग्निमित्रम लिखे थे। ठीक है, ये 4 पुस्तक, 4 नहीं और भी पुस्तक लिखे थे, लेकिन हमें 4 के बारे में ही जानना है और याद रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम, लघुवंश, मेघदूतम और मालविका अग्निमित्रम। आगे बनते हैं। गुप्तकालीन रचनाएं और उसके लेखक के बारे में जानते हैं, और वो तो कालिदास के बारे में थे। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने किया। ठीक है ना, जो अमरकोश था उसकी रचना अमर सिंह ने किया। भारत शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था। पंचतंत्र की रचना विष्णुगुप्त ने किया और मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने किया। ये सभी गुप्तकालीन रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं। ये सभी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये सभी याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने किया था। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था। पंचतंत्र की रचना विष्णुगुप्त ने शर्मा ने किया था। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है, इनके बारे में जानते हैं। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन थी? तो देश थी। ठीक है ना, सबसे बड़ी इकाई देश थी गुप्त शासनकाल में। गुप्त काल में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। जो ग्राम गांव होते हैं वह सबसे छोटी इकाई थी। गुप्त काल में बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला। जो बाल विवाह था, ठीक है ना, उसे बढ़ावा मिला। भानुगुप्त, जो भानुगुप्त थे, उनके अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण भी प्राप्त होता है, भानुगुप्त के अभिलेख से। ठीक है ना, गुप्त काल में बाल विवाह प्रथा को बढ़ावा मिला और भानुगुप्त के अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण भी हमें प्राप्त होता है। ये भी आपको याद रखना है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। जो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था था उसका मुख्य आधार किस पे था? तो कृषि पर निर्भर करता था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा माना जाता है। जो गुप्त काल था उसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है। तो स्वर्ण युग किसे कहा गया है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। जो गुप्त राजाएं थे उन्होंने ज़्यादातर सोना के ही मुद्राएं जारी की थी। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जो विष्णु थे उनके धर्म के अनुयायी थे। ठीक है ना, गुप्त साम्राज्य। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। जो विष्णु का वाहन गरुड़ है वह उनका राजचिन्ह था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। उनकी शासकीय भाषा कौन थी? तो संस्कृत उनकी शासकीय भाषा थी। गुप्त राजाओं की मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। जो मंदिर बनाने की कला का प्रचलन चला वह गुप्त काल से ही चल रहा है। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? बताइए, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? ऑप्शन ए द्वितीय शताब्दी, ऑप्शन बी तृतीय शताब्दी, ऑप्शन सी द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में, ऑप्शन डी तृतीय शताब्दी के अंत में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तृतीय शताब्दी के अंत में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के राजगद्दी पर कब बैठा? बताइए, जो चंद्रगुप्त प्रथम था वह गुप्त वंश के राजगद्दी पर कब बैठा? तो वह 320 ईस्वी में बैठे थे, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए, नालंदा में जो विश्वविद्यालय स्थापित है उसकी स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? गुप्त शासन
का सबसे अंतिम शासक कौन हुआ? तो वह विष्णुगुप्त हुए, ऑप्शन सी। चलते आज के अंतिम प्रश्न पे। गुप्त साम्राज्य कौन से धर्म के अनुयायी थे? गुप्त साम्राज्य थे वह कौन से धर्म को माना करते थे? तो वह विष्णु धर्म को माना करते थे, ऑप्शन बी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग नए हो तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव